नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे इलाके के बारे में जो सदियों तक सत्ता का एक बड़ा केंद्र बना रहा। नाम है दशपुर। और देखिए, ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ये कहानी है मौर्यों से लेकर गुप्त तक के बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की, और दशपुर इन सब का एक खामोश गवाह रहा है। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर में हम देखेंगे कि शुरुआत होगी अवंती महाजनपद से, जहां दशपुर की जड़ें हैं। फिर हम मौर्य काल में पहुंचेंगे और जानेंगे कि ये एक जरूरी प्रशासनिक केंद्र कैसे बना। इसके बाद बात होगी विदेशी हमलों की और शक सातवाहनों के बीच सत्ता के लिए हुए संघर्ष की। और आखिर में हम ये समझेंगे कि मालवगण के आने से इस पूरे इलाके की पहचान कैसे हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। दशपुर की सबसे पुरानी पहचान क्या थी? देखिए, जब इतिहास का दौर शुरू हो रहा था, तब ये इलाका प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक अवंती जनपद का एक बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करता था। और हाँ, अवंती कोई मामूली राज्य नहीं था। इसका जिक्र पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैसे बड़े ग्रंथों में मिलता है, भारत के 16 महाजनपदों में से एक के तौर पर। अब ये महाजनपद क्या थे? ये उस जमाने की सुपर पावर्स थीं, और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, जो उस दौर में व्यापार और संस्कृति का एक वाइब्रेंट हब था। यहाँ के एक राजा हुए प्रद्योत। उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो भगवान बुद्ध और महावीर के जमाने के थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इलाका कितना अहम रहा होगा। उनके मगध और वत्स जैसे शक्तिशाली राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध थे, जो दिखाता है कि अवंती का राजनीतिक कद कितना ऊंचा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं मौर्य काल में। इस दौर में ये इलाका अब सिर्फ एक स्थानीय जनपद नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़े अखिल भारतीय साम्राज्य का एक बेहद जरूरी प्रशासनिक केंद्र बन गया। मौर्य प्रशासन ने इस प्रांत को एक औपचारिक नाम भी दिया, अवंतिरठ। इसका सीधा सा मतलब है अवंती राष्ट्र। ये नामकरण अपने आप में बताता है कि इसे मौर्य साम्राज्य में एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण प्रांत के तौर पर शामिल कर लिया गया था। और इस इलाके की अहमियत का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? वो ये है कि सम्राट बनने से पहले खुद अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के राज में यहाँ के प्रांतपाल यानी कुमार के तौर पर काम किया था। अब सोचिए, जो भविष्य का सम्राट है उसे यहाँ नियुक्त किया जा रहा है, तो जाहिर है ये प्रांत रणनीतिक और प्रशासनिक तौर पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। लेकिन देखिए, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए तो नहीं रहता। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, दशपुर जैसे स्थानीय इलाकों के लिए आज़ादी का एक नया दरवाजा खुल गया। लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ विदेशी हमलों का खतरा भी सिर पर मंडराने लगा था। तो सवाल ये उठता है कि हमें ये पता कैसे चला कि दशपुर आज़ाद हो गया था? इसका जवाब मिलता है हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से, खास तौर पर उस जमाने के सिक्कों से, जिन्हें आहत मुद्राएं कहते हैं। इन सिक्कों पर सूर्य और उज्जैनी जैसे खास चिन्ह मिलते हैं। ये चिन्ह इस बात का सबूत हैं कि ये अब एक स्वतंत्र सत्ता थी, जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था थी, अपनी पहचान थी। पर यह आज़ादी चुनौतियों से खाली नहीं थी। व्याकरण के महान आचार्य पतंजलि अपनी किताब महाभाष्य में एक जिक्र करते हैं यवनों यानी यूनानियों के हमले का, जो उन्होंने मध्यमिका पर किया था। अब यह मध्यमिका आज के चित्तौड़गढ़ के पास है, मतलब दशपुर के बिल्कुल पड़ोस में। जाहिर है, इस हमले में पूरे इलाके में एक तरह की उथल पुथल मचा दी। और इसी उथल पुथल के माहौल ने एक लंबे और बहुत ही निर्णायक संघर्ष को जन्म दिया। ये लड़ाई थी विदेशी शक हमलावरों और स्वदेशी सातवाहन राजवंश के बीच, और इस लड़ाई का केंद्र था यही मालवा का रणनीतिक इलाका। इस संघर्ष के पहले दौर में कहना होगा कि शकों का पलड़ा भारी था। शैरात वंश का एक शासक था नहपान। उसने इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया, और इसका पक्का सबूत भी हमारे पास। नहपान के दामाद ऋषभदत्त के नासिक अभिलेखों में साफ साफ लिखा है कि दशपुर उसके राज्य का हिस्सा था। लेकिन सातवाहनों ने हार नहीं मानी थी। महान सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने नहपान को बुरी तरह हराया और दशपुर समेत पूरे मालवा क्षेत्र को वापस अपने कब्जे में ले लिया। और ये जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा गौतमीपुत्र सातकर्णी को मिले एक टाइटल से लगता है। नासिक प्रशस्ति में उन्हें शहरात वंश का नाश करने वाला कहा गया है। सोचिए, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उनकी सैन्य शक्ति और राजनीतिक विजय का एक जोरदार ऐलान था। पर यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।
सातवाहनों की ये जीत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। शकों की ही एक दूसरी शाखा कार्दमक वंश के शासक रुद्रदामन ने सातवाहनों को हराकर इस इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया, और इस बात की पुष्टि हमें मशहूर जूनागढ़ अभिलेख से होती है। तो अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। इस सारी राजनीतिक उठापटक के बीच एक नए गण, एक नए कबीले की एंट्री होती है, मालव। और इनके आने से इस इलाके की पूरी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। ये मालव लोग कौन थे? ये एक लड़ाकू जनजाति थी जो अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती थी। इन्होंने पंजाब में सिकंदर का भी सामना किया था। अपनी इसी आज़ादी को बचाने के लिए ये सदियों तक एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। पहले राजस्थान पहुंचे और आखिर में दशपुर के आसपास के इलाके में आकर बस गए। और यही वो ऐतिहासिक पल है जब इस इलाके को अपना आज का नाम मिला। जी हां, इन्हीं मालव लोगों के यहां बसने की वजह से ये पूरा का पूरा भूभाग मालवा कहलाया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले तो इसे सब अवंती या आकर के नाम से ही जानते थे। अब इन्हीं मालवों की एक शाखा थी औलिकर। उन्होंने दशपुर को अपनी राजधानी बनाया और एक शक्तिशाली राज्य खड़ा किया। और यहाँ एक बहुत ही चतुर राजनीतिक कदम देखने को मिलता है। देखिए, भले ही वो गुप्त साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन उन्होंने अपने अभिलेखों में गुप्त संवत की जगह अपना खुद का मालव संवत इस्तेमाल करना जारी रखा। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तरीका था दुनिया को ये बताने का कि हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी स्वायत्तता अभी भी जिंदा है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या निकलता है? सीधी सी बात है, दशपुर का इतिहास हमें ये दिखाता है कि ये इलाका प्राचीन भारत के राजनीतिक नक्शे पर हमेशा एक केंद्र बिंदु बना रहा, एक धुरी जिसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। ये जगह मौर्य, शुंग, सातवाहन, शक और गुप्त भारत के लगभग हर बड़े राजवंश के उठने और गिरने की गवाह रहीं। हर बड़ी ताकत ने इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की, और यही बात इसके स्थायी रणनीतिक महत्व को साबित करती है। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर वो क्या वजह थी? क्या वो भौगोलिक, आर्थिक या सामरिक कारण थे जिन्होंने दशपुर को सदियों तक प्राचीन भारत की राजनीतिक धुरी बनाए रखा? शायद इसका जवाब जरूरी व्यापारिक मार्गों पर इसकी मौजूदगी और इसकी उपजाऊ जमीन में छिपा हो। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है।